दिनेश जी, आप इंडियन रेवेन्यू सर्विस के क्लास 1 अफसर रहे हैं। हमको तो अपने ऑफिस की अपने अखबार की छोटी सी बैलेंस शीट भी बनानी नहीं आती। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि जीरो इधर कहाँ से इधर कैसे ट्रांसफर हो जाता है। ये ईडी में जो बहुत सारे रुपयों का लेन देन होता है, हेरफेर होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ईडी में जब पकड़ते हैं और जैसे ही वो एक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो वो वॉशिंग मशीन में जाके एकदम शर्ट सफेद हो जाती है, वैसे दागदार सब दाग छूट जाते हैं। लेकिन दिनेश जी, आप बहुत सीनियर आदमी हैं। ये जो ईडी का जो प्रयोग हो रहा है, क्या वो जनमानस में ये संकेत नहीं दे रहा है कि ये खतरनाक स्टेज है और खतरनाक स्टेज के नुकसान भी हो सकते हैं? कहीं ये जो चिंगारी है, ये चिंगारी एक बड़ी आग में भी तब्दील हो सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उल्टा उल्टा गले पड़ जाए? आप सबको नमस्कार मेरा। दरअसल क्वेश्चन तो बड़ा वाजिब है और मेरी भी सारी जिंदगी इनडायरेक्ट टैक्सेस में गई है। डायरेक्ट टैक्सेस में तो नहीं है, तो डेबिट क्रेडिट नहीं करता था। हाँ, सेंट्रल एक्साइज कस्टम्स जरूर करता था। अब ईडी तो खैर हमारे विंग था। खैर, अब मैं क्या कहूँ। दरअसल हुआ क्या, पिछले कुछ वर्षों से इनकम टैक्स की रेड का रोमांस खत्म हो गया। दूसरी बात जो तुलसीदास जी ने कही, मैं बड़े आराम से सुन रहा था और ध्यानपूर्वक सुना मैंने उनको। सीबीआई को कम यूज क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सीबीआई बहुत सारी स्टेट्स में बैन कर दी गई, क्योंकि वो दिल्ली पुलिस एक्ट के अंतर्गत आती है, तो सीबीआई एक्ट नहीं कर पाती वहां पे। तो सरकार को पता लगा कि हमारे पास तो उससे ज्यादा पावरफुल वेपन है ईडी के नाम से। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है अपने एक्ट के मुताबिक पूरा इंडिया कवर होता है, जबकि सीबीआई पूरा इंडिया कवर नहीं होता। उन्हें रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, दिल्ली पुलिस एक्ट के अंतर्गत आता है वो। खैर, ईडी को रिपीटेडली जो अप्लाई करना है उसके पीछे 2-3 कारण हैं, मैं बता देता हूं आपको। कारण नंबर 1, ट्विन बेल कंडीशन। मैं लीगल पॉइंट बता रहा हूं आपको। मैं ट्विन बेल कंडीशन, और दूसरा है इसका एक बर्डन ऑफ प्रूफ। एक आर्टिकल होता है बर्डन ऑफ प्रूफ। पहले मैं एक्सप्लेन करके बताता हूं आपको कि ईडी को क्यों अप्लाई किया जा रहा है। दरअसल ईडी तो बन गया था 56-57 में ही, लेकिन बाद में जब ये अटल जी के समय ये नया एक्ट आया, पीएमएलए जो आया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि ईडी के अंतर्गत आता है और लागू 2005 में हुआ है देखा जाए तो, उसके अंदर कस्टम्स एक्ट से उठा के बर्डन ऑफ प्रूफ लाया गया, जो सेक्शन 123 था। अब आप बेसिक एक डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए। आप कोई भी तफ्तीश करते, एक एफआईआर होती है सीआरपीसी के अंतर्गत, कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, फिर आप कोर्ट में लेके जाते हैं, फिर आप उनको बेल वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ जो है एग्जैक्टली उसका उल्टा है। आप नॉर्मल केस के अंदर इनोसेंट हो तब तक जब तक कि आप कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट नहीं बनाए दिए जाते। उनका जजमेंट आया कि आप कन्विक्ट हो, अब आपको सजा मिल गई है, अब आप सजा याफ्ता है। जब तक आप सजा याफ्ता नहीं हो तब तक आप इनोसेंट हो। एम राइट सर? बर्डन ऑफ प्रूफ उल्टा कहता है सर। ये कहता है कि आप कन्विक्ट हो या आप अपराधी हो, अब आप प्रूव करो कि आप अपराधी नहीं हो। और यहां पे अब प्रोसिक्यूशन ने बोल दिया, अब आप सारे के सारे एविडेंस और साक्ष्य लेके आओ कि भाई साहब आप अपराधी नहीं हो। यानी कि मेरी नजर में जब तक केस खत्म नहीं होता आप अपराधी हो। यू आर बीइंग ट्रीटेड लाइक ए कन्विक्ट, नॉट लाइक इनोसेंट इन नॉर्मल केसेस। इसीलिए ये जो केसेस हैं, पीएमएलए के केसेस, ईडी केसेस, ये सीआरपीसी में नहीं आते हैं, इसलिए यहाँ एफआईआर भी नहीं आती है, इसलिए यहाँ पे ईसीआईआर आती है, जिसको कि आपको ईडी का जैसे या क्या कहते हैं कि एनफोर्समेंट का जो केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है। ये फर्क है। ये ड्रैकोनियन लॉ कस्टम्स एक्ट से उठा के पीएमएलए में लाया गया सर, कि ये बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर लाद दिया जाए, यानी कि आप पहले दिन से अपराधी हो। दूसरी बात, आपको अरेस्ट करने के बाद जरूरी नहीं कि आपको ईसीआईआर की कॉपी दी जाए और अरेस्ट करने के टाइम यह बताया जाए कि आपका गुनाह क्या है ना? है कमाल की चीज, कितना ड्रैकोनियन हो सकता है। आपको ये बताना जरूरी नहीं है मुझे एज ए ईडी ऑफिसर कि आप अपराधी हो और मैं आपको गिरफ्तार कर रहा हूं, और आप मुझसे पूछ नहीं सकते मैंने क्यों गिरफ्तार किया, बाद में बताऊंगा, अभी आप गिरफ्तार कर लिए जाते हो। अब तीसरी कंडीशन आती है ट्विन बेल कंडीशन, जो सिर्फ ईडी के अंदर और कहीं भी नहीं है, जिसको आज से 4 साल पहले
सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने एक जजमेंट के अंदर ऑलमोस्ट नकार दिया था कि ये आर्टिकल जो खास तौर से संविधान के जो बेसिक फ्रीडम है उसको वायलेट करते हैं। लेकिन इस अभी जो आया है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, इसने उसको रीइंस्टेट कर दिया सर। ये ट्विन बेल कंडीशन क्या कहती है? पहली कंडीशन, बिना प्रोसिक्यूशन को सुने आप किसी को बेल नहीं दे सकते हैं, यानी कि जज आपको बेल नहीं दे सकता। चलो ये तो मैंने मान लिया, नॉर्मल कोर्स में भी हो जाता है। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है वो इतनी ड्रैकोनियन है कि आप भी हैरान हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन कहती है कि जज को, यानी कि अदालत को, इस बात को कन्विंस होना पड़ेगा कि ये व्यक्ति जिसे मैं बेल दे रहा हूं, ये बाहर जाके बेल की कंडीशन को वॉयलेट नहीं करेगा। जज कैसे सोच सकता है ये? यानी कि जज के ऊपर आपने डाल दिया कि तुम इस बात को निर्धारित करो कि ये आदमी बाहर जाके बेल की कंडीशन को वॉयलेट नहीं करेगा। तो कौन सा ऐसा जज कहेगा जो कुल्हाड़ी पे जाके पैर मारेगा? कोई भी नहीं मारेगा। इसीलिए आप देखोगे कि ईडी के केसेस में बेल नहीं मिलती है। आप हमेशा देखो बेल नहीं मिलेगी, एक रिमांड, फिर रिमांड, रिमांड, रिमांड करते करते, और नवाब मलिक साहब तो कई महीने से आपको पता अंदर है। और एनफोर्समेंट के केसेस में बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मैं आता हूं आपके दूसरे सवाल पर। ये जो अभी हो रहा है, ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुआ था या दुरुपयोग नहीं हुआ था, लेकिन आज उद्धव ठाकरे ने एक बात कही, और ये बात मैं पहले एक प्रोग्राम में कह चुका हूं, 2-3 बार मैंने कही है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि सरकार किसी और की आएगी। अब इन्होंने एक पैराडाइम सेट कर दिया है, वो पैराडाइम है विंडिक्टिवनेस का। यानी कि इसके बाद जब कभी दूसरी सरकार आएगी, वो आपको नेस्तनाबूद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, मैं आपको पहले बता दूं। क्योंकि उस समय जब कपाट खुलेंगे तो उस कपाट में से फिर कितने स्केलेटन निकलेंगे, इस बात का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। क्योंकि यहां कोई दूध का धुला नहीं है, इस हमाम में सभी नंगे हैं। राजनीति में कहते हैं कि अपने विरोधियों से इज्जत से पेश आना चाहिए। कुछ नहीं पता कि उस दिन आप विरोधी बन जाए या कोई और विरोधी बैठा वो सत्ता में आ जाए। और यहां पर जो कंडीशंस हैं, हर चीज की एक हमारी हिंदी में कहावत है संजय जी, अति किसी चीज की भी बुरी होती है। ये अति है इस समय, जो अति हो रही है ना, ये बुरी होती है। तो कभी कभी इंसान को मारने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं होती है, इंसान अपने लिए ही खड्डे खोद लेता है और उसी में गिर जाता है। और यही कंडीशन बाद में होगी, आप देखना कि एक दिन ऐसा आएगा। यहां तो राजनीति में जिसके खाते खोल लोगे, आपको कुछ ना कुछ उसके अंदर मिल जाएगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का। ये कहना कि कोई यहाँ पे हरिश्चंद्र है, नहीं साहब, यहाँ हरिश्चंद्र कोई नहीं। तो जिसकी आपकी जो गाथा बनी हुई है, जो गुत्थी बनी हुई है, खोल लोगे, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और अगर किसी ने सोच ही लिया कि आपको अंदर करना ही है, तो फिर कोई रोक भी नहीं सकता है। सत्ता जब निरंकुश हो जाए तो फिर उसे रोक पाना मुश्किल है। लेकिन भारत के अंदर सत्ता का स्वरूप ऐसा है कि एक व्यक्ति जाता है तो दूसरा आता है, और दूसरा जब विरोधी पक्ष का आता है तो फिर आपको कहीं का नहीं छोड़ता। आपने एक पैराडाइम सेट कर दिया, एक पिक्चर सेट कर दी है। अब इसके बाद जो राजनीति होगी, आज के बाद जो भारत में होगी, वो निरंकुशता भरी होगी, और दूसरा जो आएगा आज से ज्यादा निरंकुश होगा, इस बात की भी गारंटी है।